हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक नया इतिहास लिखा गया। 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेव जे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में गोलमेज कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के प्रति ब्रिटिश लोगों का भारी उत्साह था। कॉन्फ्रेंस को जाने वाले रास्ते में दोनों ओर लोग स्वागत कर रहे थे। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में आयोजित इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने किया। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा, यह अभूतपूर्व कॉन्फ्रेंस है जिसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम इतिहास में दर्ज होंगे। प्रधानमंत्री रे जे मैकडोनाल्ड ने भारत की समस्या हल करने का ब्रिटिश सरकार का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्फ्रेंस में एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सम्मेलन में अपने भाषणों में सर तेज बहादुर, सप्रू, एम.आर. जयकर आदि ने भारत में आंतरिक स्वराज की मांग की। मुस्लिम सदस्यों ने अपने लिए अलग 2 प्रदेशों की मांग की। बीकानेर यानी राजस्थान के महाराजा ने खुद को देशी रियासतों का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के अधीन भारतीयों की आकांक्षा से भारत के रियासतदार और मैं सहमत हूँ और वे स्वशासित एक संघ के भारत में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए शामिल होना चाहेंगे। पटियाला के नरेश व भोपाल के नवाब ने भी बीकानेर के महाराजा की बात का समर्थन किया। इसके बाद जयकर डॉक्टर मुंजे जोशी, मिर्जा इस्माइल, सी.पी. रामास्वामी अय्यर के भाषण हुए। कॉन्फ्रेंस में अम्बेडकर की उच्च शिक्षा में भारी मदद करने वाले बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ व गुरु जोशी भी मौजूद थे। लेकिन इतने विद्वानों में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर अकेले ही थे। 1-2 का और भाषण होने के बाद अब सबकी नजर प्रतिभा के धनी युवा डॉक्टर अम्बेडकर पर थी। उस समय सुंदर परिधान के साथ आत्मविश्वास, स्वाभिमान से भरे व चेहरे पर ओजस लिए बाबा साहब बहुत आकर्षक लग रहे थे। कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन व भारत के मंजे हुए कूटनीतिक विद्वानों, वैभवशाली राजा महाराजा व नवाबों के बीच बाबा साहब को अपनी बात पुरजोर ढंग से रखनी थी। इस सम्मेलन में अम्बेडकर को दोहरी लड़ाई लड़नी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्हें स्वराज की मांग करनी थी तथा अपने 8 करोड़ अछूत भाइयों के पांवों में पड़ी छुआछूत और सामाजिक गुलामी की बेड़ियों को भी तोड़ना था।
अछूतों की दमंग आवाज का ब्रिटिश सरकार से तीखे सवाल। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रभावशाली, विद्वतापूर्ण और तथ्यों व तर्कों से परिपूर्ण भाषण में कहा, आज मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ, उनकी संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, यानी कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन आज उन्हें दास या गुलामों की दयनीय दशा में ला पटका है। इसके बाद सबको बड़ा अचंभा हुआ जब बाबा साहब ने यह कहा कि भारत में अछूत ब्रिटिश शासन के खिलाफ है और वे ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई हो। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर का यह भाषण हुआ दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। अंबेडकर लगातार बोलते जा रहे थे। उनका धीर गंभीर स्वर प्रखर व ऊंचा होता गया। उस ज्ञानी विद्वान के चेहरे का ओजस व आंखों का तेज और अधिक दीप्त हो उठा। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को बिना लाक लपेट के कड़ी भाषा में पूछा, हम लोग अंग्रेजों के शासन से पहले छुआछूत के कारण बहुत सी घृणित हालात में थे। हमारा जीवन नरकीय था। क्या अंग्रेज सरकार ने छुआछूत मिटाने के लिए कुछ किया? हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ किया? पहले हम गांव के कुओं से पानी नहीं भर सकते थे। हमारे इस मानवीय हक को हासिल कराने के लिए अंग्रेज सरकार ने कुछ किया? अंग्रेजी राज से पहले हम मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते थे। क्या अब हम मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी राज से पहले पुलिस में हमारी भर्ती नहीं हो पाती थी। क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस दल में शामिल करती है? पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, तो क्या अंग्रेज सरकार ने हमारे लिए यह रास्ता खोला है? इन सवालों में से किसी का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। क्या अंग्रेजी राज के इन 150 सालों में सरकार ने हमारे जख्मों पर मरहम लगाया जो भारतीय समाज व्यवस्था ने हमें दिए? ब्रिटिश राज में भी हमारी हालत जैसी थी वैसी ही रही है। अंग्रेजों के घर में ही अंग्रेजी सरकार को अंबेडकर ने आड़े हाथों लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना ओजस्वी भाषण जारी रखते हुए आगे और सवाल दागे, ऐसी सरकार से हमारा क्या भला होगा? आज अछूत भी अंग्रेजी सरकार की जगह जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का राज चाहते हैं। इसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि सक पकाकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भारत से आए प्रतिनिधियों में सनसनी फैल गई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर विदेशी सरकार को आड़े हाथों लेते चले जा रहे थे। उन्होंने आगे फिर कहा, हाँ, यह वही सरकार है जिसे मालूम था कि पूंजीपति लोग कामगारों की उचित मजदूरी नहीं देते हैं और काम की बेहतर स्थितियों की मांग को ठुकराते चले आ रहे हैं। यही वह सरकार है जिसे मालूम था कि जमींदार जनता का खून चूसे जा रहे हैं। फिर भी इस सरकार ने उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश नहीं की।
जिनके कारण पिछड़े हुए लोगों का जीवन सदियों से अभाव में चल रहा है। मजदूर और किसानों का शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदारों की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपनी बात को दमंगता व तर्कों के साथ जारी रखते हुए कहा, हालांकि सरकार के पास इन बुराइयों का खात्मा करने के लिए कानूनी शक्ति थी। बुराइयों के अंत से आर्थिक जीवन बदला जा सकता था, लेकिन उसे डर था कि ऐसा हस्तक्षेप करने पर प्रतिरोध पैदा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार की इन काम कमजोरियों को सामने रखने के बाद घोषणा की, हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसकी सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हित के लिए ही काम करें। हमें ऐसी सरकार चाहिए जहां सत्ता में बैठे हुए लोग यह जानते हुए कि निष्ठा या आस्था कहाँ खत्म हो जाएगी और प्रतिरोध कहाँ शुरू हो जाएगा, फिर भी वे न्याय और समय की जरूरत को देखते हुए सामाजिक व आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं को बदलने में हिचकिचाए नहीं, डरेंगे नहीं, अर्थात ऐसी सरकार जो सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान बिना किसी लोभ डर से करे। अम्बेडकर का क्रांतिकारी भाषण, अब हमारे दुख हम ही दूर करेंगे। अपने आगे के भाषण में अम्बेडकर ने उपनिवेशी स्वतंत्रता अर्थात आंतरिक स्वराज्य की मांग का समर्थन किया, लेकिन यह आशंका भी जताई कि यदि संविधान बनाने वाली राजनीतिक मशीनरी विशेष प्रकार की नहीं हुई तो इसमें दलितों के साथ न्याय किए जाने की संभावनाएं कम ही रहेंगी। नए संविधान का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सामाजिक ढांचा जातवाद पर आधारित है, जिसमें कुछ लोग सबसे ऊंचे और कुछ सबसे नीचे माने जाते हैं। भारतीय समाज में समानता व भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं है और तथाकथित सवर्ण हिंदुओं ने जातवाद के संचित विचारों को छोड़ा नहीं है। इसलिए अम्बेडकर ने साफ कह दिया, हमारे दुखों को हमारे सिवा और कोई नहीं मिटा सकता। हम भी तब तक इन्हें दूर नहीं कर सकते जब तक कि हमारे हाथों में राजनीतिक सत्ता न आ जाए। दलित वर्ग ऐसे सरकारी चमत्कार को देखने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है, लेकिन अब और इंतजार किया जाना संभव नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में गतिरोध का जिक्र करते हुए अम्बेडकर ने अपने राजनीतिक दर्शन के गुरु एमंड वर्क के कथन को याद करते हुए कहा, शक्ति का प्रयोग तात्कालिक होता है, यानी सिर्फ अस्थायी होता है। अपने भाषण के अंत में उन्होंने फिर ब्रिटिश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, वह जमाना बीत गया जब आप जो कोई फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार कर लेता था। अब वह वक्त कभी वापस नहीं आएगा। देश के वर्तमान तेवर को देखते हुए देशवासियों को ऐसा कोई संविधान मान नहीं होगा जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती हो। यदि आप चाहते हैं कि नया संविधान सफल साबित हो तो उसमें जनता की भावनाओं
कि सहमत जरूर हो। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण से अभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। उनके भाषण में साहस, निर्भीकता, तर्क व तथ्य थे। जोश के साथ अछूतों की पीड़ा व देशवासियों की गुलामी की वेदना थी। ब्रिटिश सरकार की कड़ी आलोचना की थी। करोड़ों अछूतों के मानवीय हकों की आवाज थी, तो देश की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन था। अम्बेडकर में एक बड़ी खासियत थी कि कोई उनकी कितनी ही तारीफ या सम्मान करे, लेकिन प्रशंसा के बोझ से दबकर वे कभी दबी जबान में गोलमाल नहीं बोल। सरकार या बहुमत की नाराजगी की चिंता किए बिना वह जो न्यायपूर्ण, सत्य व उचित समझते थे, उसे निर्भय होकर कह देते थे। निर्भयता व साफ साफ कहना उनकी खासियत थी। उनका भाषण सुनकर कुछ अंग्रेज पूछताछ करने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर क्रांतिकारी पार्टी से संबंधित तो नहीं है। अंबेडकर का उस क्रांतिकारी पार्टी से तो संबंध नहीं था जिसके बारे में अंग्रेजों की आशंका थी, लेकिन यह सच है कि बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक क्रांति की जलती मशाल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस निपुणता व निडरता से देशवासियों की बात को अपने भाषण में कही, उससे सभी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और प्रभावी भाषण के लिए उन्हें बधाइयां दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड तो बहुत ही प्रभावित थे, जबकि हालांकि अंबेडकर ने ब्रिटिश शासन के प्रति काफी कड़वी बातें कही थी, लेकिन वह सच्चाई थी। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी राजशाही पत्नी को अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए बड़ौदा रियासत ने जो धन खर्च किया था, वह आज वसूल हो गया। महाराजा ने शाम को अपने मित्रों को के दिए भोज में अंबेडकर को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया। महाराजा गायकवाड़ व बाबा साहब कई वर्षों बाद आत्मीयता से मिले।